निशा का पति सुरेश 3 महीने से खाली बैठा था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था और इसी कारण से निशा को घर में खाना कम लेकिन ताने ज्यादा मिल रहे थे। देखो जी, अब इस घर में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। एक तो पूरे घर का काम करो और फिर दिन रात ताने भी सुनो। आप तो इस घर के बेटे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ। सबकी भड़ास मेरे ऊपर ही निकलती है। सुरेश दुखी मन से ठंडी आवाज में बोलता है। सिर्फ 3 महीनों से ही तो खाली बैठा हूँ मैं। मुझे भी सब सुनाई देता है निशा। मैंने कितने सालों तक इस घर को संभाला है निशा। जब पापा की नौकरी चली गई थी तो मेरे पैसों से ही घर चलता था। घर का राशन पानी, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, पापा की दवाई, सब कुछ किया है मैंने। और इसी सब चक्कर में अपने बच्चे भी ना किए हमने तो निशा। क्या मिला मुझे ये सब करके? आज के टाइम में तो शादी करते ही लोग अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगते हैं, और मुझे देखो, सिर्फ 3 महीनों में मेरी क्या कीमत रह गई है इस घर में। क्या सिर्फ पैसे से ही रिश्ते निभाए जाते हैं? मुझे तो सब पता है जी, इसलिए तो मुझसे अब ये जिल्लत नहीं झेली जा रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ निशा। कितने इंटरव्यू दिए हैं मैंने, लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद प्राइवेट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। निशा अपने पति की हिम्मत बांधने की कोशिश करती है। सब ठीक हो जाएगा जी, आप ज्यादा टेंशन ना लो, बस कुछ दिनों की ही बात है। सुरेश और उसकी पत्नी निशा को उसका पूरा परिवार अब तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। हमेशा उन्हें नीचा दिखाया जाता था। अब दोनों पति पत्नी को खाने के बदले लानत परोसी जा रही थी। ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन सुरेश को अभी भी कोई नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन सुरेश की माँ गीता देवी सुरेश से बात करती है। तुझे कोई काम मिलेगा भी कि नहीं, या ऐसे ही सारी जिंदगी अब तू और तेरी बीवी अपने छोटे भाई महेश के टुकड़ों पे पलोगे? माँ, आप ऐसे तो मत बोलो। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, जल्द ही कोई न कोई जॉब मुझे मिल जाएगी। ये बात तो तू पिछले 6 महीने से बोल रहा है। कुछ तो शर्म कर ले अब। तेरा छोटा भाई दिन रात मेहनत करके पैसे कमा के घर लाता है, और तुम दोनों पति पत्नी आराम से बैठे बैठे उसके पैसों से ऐश की जिंदगी जी रहे हो। और तुम्हारे नकारेपन के कारण से ही तुम्हारे छोटे भाई की शादी भी रुकी हुई है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरेश पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो बिना एक शब्द बोले मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है। इतना दुखी क्यों लग रहे हो? आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं निशा, ये दुख काम ना मिलने का नहीं है, बल्कि अपने परिवार से मिलने वाले तिरस्कार का है। उस दिन तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। अब इस घर में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। जब अपने परिवार के लोग ही तिरस्कार करने लगे, घृणा करने लगे, तो यहाँ से चले जाना ही ठीक है। हाँ जी, इस घर में अब ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन जाएंगे कहाँ? अब तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे, और मेरा भाई तो मुझसे बात तक नहीं करता। बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये बोलते हुए निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है निशा, कहीं न कहीं तो कोई सहारा मिल ही जाएगा।
अगली सुबह सुरेश और निशा घर छोड़ देते हैं। घर का कोई भी सदस्य उन दोनों पति पत्नी को नहीं रोकता घर छोड़ने से। ना माँ, ना बाप, ना भाई, सभी मुंह फेर लेते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? कुछ सोचा है आपने? मेरा तो अब इस शहर से मन भर गया है निशा। यहाँ पे ना अपना परिवार काम आया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, इसलिए अब हम अपने गांव जा रहे हैं। सुरेश निशा को अपने गांव कमलपुर ले जाता है। वहाँ पे उसका एक पुराना पुश्तैनी घर था। क्या अब हम यहाँ रहेंगे जी? ये आपका वही पुराना घर है ना, जिसके बारे में आप बताते थे? हाँ निशा, ये वही घर है। सालों से यहाँ कोई नहीं आया। अब हमें इसी पुराने घर में ही रहना होगा। सुरेश की आंखें नम हो जाती है। मुझे माफ कर दो निशा, मैं तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दे पाया। जिंदगी भर अपनी परिवार की जरूरत को पूरा करता रहा, और अब देखो मैं तुम्हें कहाँ ले आया, इस पुराने से घर में। मेरी खुशियाँ तो आपके साथ है जी। चाहे आप महल में रहें या फिर झोपड़ी में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। देखना, हम दोनों मिलकर एक दिन फिर से हमारी जिंदगी संवार लेंगे। निशा की बातें सुनकर सुरेश का हौसला मजबूत हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर उस पुराने घर को रहने लायक बना लेते हैं। अगले दिन अब हम यहीं से फिर से एक जोरदार शुरुआत करेंगे निशा। अपने जीवन को हम मिलके एक नई दिशा देंगे। पास में ही रामदीन चाचा का घर है। मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, शायद उनके पास कुछ काम मिल जाए मुझे। सुरेश रामदीन चाचा के घर जाता है। रामदीन का सुरेश की फैमिली के साथ पुरानी जान पहचान थी। अच्छा किया सुरेश बेटा, जो अपने गांव आ गए घूमने। काफी साल हो गए जब तुम लोग आए थे यहाँ पे। और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? क्या तुम अकेले आए हो बेटा? चाचा, मैं यहाँ घूमने नहीं, अब यहीं पे रहने आया हूँ। और मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, वो अभी घर पे ही है। सुरेश की बातें सुनकर रामदीन चौंक जाता है। क्या हुआ बेटा? शहर में सब ठीक तो है? तुम्हारी माँ, पिताजी, भाई, बहन? हाँ, सब ठीक है चाचा। बस शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से थक गया हूँ, इसलिए अब यहीं पे रहने आ गया। गांव की मिट्टी में ही तो असली जीवन है। सुरेश सच्चाई छुपा लेता है, लेकिन रामदीन चाचा की अनुभव भरी नजरों ने सुरेश के दर्द को पहचान लिया था। सुरेश बेटा, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। असली जिंदगी तो गांव के मिट्टी में ही है। अब मुझे देखो, मेरे सारे बच्चे शहर में बस गए हैं, और मुझे कितनी बार बुलाया कि शहर में आके रहो, लेकिन मैंने अपना गांव, अपना मिट्टी कभी नहीं छोड़ा। हाँ चाचा, बस मुझे कोई काम मिल जाता यहाँ पे तो। अरे बेटा, काम की बातें तो होती रहेगी, पहले कुछ खा पी लो। जा जल्दी से बहू को भी बुला ला, पहली बार गांव आई है वो तो। मैं तब तक खाने पीने का इंतजाम करवाता हूँ। सुरेश रामदीन चाचा को खाने के लिए मना नहीं कर पाया और निशा को ले आता है। काफी दिनों के बाद दोनों ने बिना किसी ताने के, तिरस्कार के खाना खाया था। खाना खाते ही सुरेश काम के लिए पूछता है। बेटा, यहाँ पे तो बस एक ही काम है, या तो अपनी खेती हो, नहीं तो फिर किसी और की खेतों में मजदूरी करो। और खेती बाड़ी करने का तुम्हें तो कोई अनुभव नहीं होगा। चाचा, जो भी काम हो
मैं पूरी मेहनत से करूँगा और जल्द ही सब सीख जाऊँगा। बस आप मुझे काम बता दो, मैं कल से ही काम पे आ जाऊँगा। सुरेश और निशा वापस अपने घर आ जाते हैं। आप खेती बाड़ी कैसे करोगे जी? आपने तो हमेशा ऑफिस में बैठ के काम किया है। खेती बाड़ी करना तो बहुत मेहनत का काम है। अब यहाँ पे रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना निशा। धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से सुरेश रामदीन के खेतों में मजदूरी करने लगता है, लेकिन 1-2 दिन में ही मेहनत मजदूरी का काम करने से सुरेश बीमार पड़ जाता है। ऑफिस में बैठ के काम करने वाला सुरेश का शरीर इतनी मेहनत मजदूरी का काम झेल नहीं पाता है। मैंने बोला था ना, आपको ये काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब देखो, आप बीमार पड़ गए। अरे निशा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी थकान सी हो गई है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी शरीर को। निशा को पता था सुरेश झूठ बोल रहा है और फिर अपने मन में सोचती है, मुझे भी साथ देना होगा सुरेश जी का। कुछ न कुछ काम तो देखना ही होगा, नहीं तो खेती बाड़ी का काम करने से सुरेश जी और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। आप आराम करो जी, मैं रामदीन चाचा से मिलके आती हूँ। निशा रामदीन चाचा के पास जाती है। आओ बेटी, बैठो। और सुरेश काम पे नहीं आ रहा? सब ठीक तो है? नहीं चाचा जी, सुरेश जी तो बीमार हो गए हैं। उनके लिए खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल काम है। कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता क्या यहाँ पे चाचा जी? बेटी, हमारे गांव में तो बस एक यही काम है, खेती बाड़ी करना। और कुछ लोग शहर में जाके भी काम करते हैं। चाचा जी, यहाँ पे कौन सी फसल होती है ज्यादा? हमारे गांव में तो सब गन्ने की खेती करते हैं और फिर सारा गन्ना शुगर फैक्ट्री को बेच देते हैं बेटी। हमारा बाप दादा सब यही करते थे बेटी। रामदीन की बातें सुनकर निशा की आंखों में चमक आ जाती है और उसके दिमाग में कुछ तो पक रहा था। वो अपने घर लौट आती है। निशा, तुम तो रामदीन चाचा से मिलने गई थी, क्या बात हुई उनसे? हाँ जी, मैं तो काम के बारे में ही पूछने गई थी, लेकिन यहाँ पे तो खेती बाड़ी छोड़ के कोई दूसरा काम ही नहीं है। हाँ, ये तो है। और अब हमें भी यही करना होगा, शहर तो वापस जा नहीं सकते। क्या काम? यहाँ पे कोई अपना काम नहीं कर सकते? कोई बिजनेस? यहाँ पे कौन सा बिजनेस करेंगे निशा? और कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होता है, और कोई बिजनेस आइडिया भी तो होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया आया है जी। बस आपने जो भी सीखा है इतने सालों में जॉब करके, उसका अनुभव अब काम आएगा जी। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निशा के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम रामदीन चाचा के पास चलेंगे और फिर सब मिलके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। कुछ दिनों में सुरेश ठीक हो जाता है और फिर दोनों रामदीन चाचा के घर पे जाते हैं। वहाँ पे निशा सबको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताना शुरू करती है। चाचा जी, आजकल शहर में ऑर्गेनिक खाने की बहुत डिमांड है और अभी इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ भी हो रही है, और हमारे पास इस काम को शुरू करने के लिए सब कुछ मौजूद भी है। बेटी, मुझे तो ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। क्या बोला तुमने ऑर्गेनिक? हम तो ठहरे गांव के। चाचा जी, ऑर्गेनिक का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी केमिकल के यूज किए बिना उगाई हुई फसलें या खाना
जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार होता है। और अब वही ऑर्गेनिक फूड हमें लोगों तक पहुंचाना है। देखो, हमारे पास गन्ने हैं और काम करने के लिए लोग भी हैं, तो हम ऑर्गेनिक गुड़ बना सकते हैं और फिर उससे शहर में कैसे बेचना है वो काम सुरेश जी का होगा। इनको सेल्स एंड मार्केटिंग का सालों का एक्सपीरियंस जो है। तुम्हारा ये शुद्ध खाने वाला काम तो बहुत अच्छा है बेटी, और इसमें तो लोगों का भला भी होगा, सबको शुद्ध खाना मिलेगा। और फिर यही काम तो हम किसानों का होता है, सबका पेट भरना। सुरेश को सब कुछ समझ में आ चुका था। वो बोलता है, रामदीन चाचा, इसमें भलाई के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी है। जो गन्ने आप लोग शुगर फैक्ट्री को सस्ते दामों में बेच देते हो, उसी गन्ने से ऑर्गेनिक गुड़ बना के अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पूरे गांव का भला हो जाएगा फिर तो। आइडिया तो अच्छा है बेटी, लेकिन उसके लिए तो फैक्ट्री की भी जरूरत होगी। वो हम कहाँ से लाएंगे? चाचा जी, हम शुरुआत तो छोटे लेवल से ही करेंगे और ऑर्गेनिक गुड़ तो पूरी देसी तरीके से ही बनाएंगे। निशा का आत्मविश्वास, सुरेश का काम का अनुभव और रामदीन चाचा की सहमति से ऑर्गेनिक गुड़ का बिजनेस शुरू हो जाता है। गांव के पुरुष मिलके गुड़ बनाते हैं, महिलाएं गुड़ को पैकेट में पैक करती हैं। सबकी मेहनत रंग लाती है और कुछ महीनों में बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया गया ऑर्गेनिक गुड़ तैयार हो जाता है। सुरेश जी, अब आपकी बारी है इसे बेचने की। हाँ निशा, अब मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। बस अब तुम देखती जाओ। निशा, हमारा काम चल पड़ा है और ये सब तुम्हारे बिजनेस आइडिया का ही कमाल है। और देखो, हमें नए ऑर्डर भी मिल गए हैं। अब तो पूरे जोर शोर से हमें काम करना होगा। ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है जी। चलो रामदीन चाचा को भी खुशखबरी दे देते हैं। रामदीन चाचा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम पूरे गांव को इस काम पे लगा देंगे। बिजनेस बढ़ेगा तो गांव की भी तरक्की होगी। चाचा जी, अब हमारा काम बढ़ गया है और उसे संभालने के लिए हम सबको मिलके अपना काम देखना होगा। अब से मेरा काम होगा कि मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि हमारा ऑर्गेनिक गुड़ पूरी तरह से शुद्ध बने और उसकी शुद्धता के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और सुरेश जी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम देखने के साथ साथ कुछ नए लोगों को सिखाएंगे भी। और आपका काम होगा सबके साथ मिलके ऑर्गेनिक गुड़ बनवाना, वो भी ऑर्डर पूरा करने के टाइम को ध्यान में रखते हुए। कुछ महीनों में ही कमलपुर गांव ऑर्गेनिक गुड़ वाले गांव के नाम से फेमस हो जाता है और आसपास के गांव भी इस काम से जुड़ जाते हैं। चाचा, हमारे बिजनेस को यानी कि ऑर्गेनिक गुड़ को अब एक नाम और एक कंपनी की ज़रूरत है। बेटा, ये सब बहू के बदौलत ही मुमकिन हो पाया है कि अब हमारा गांव का नाम इतना फेमस हो गया है और अब इसका फ़ायदा पूरे गांव के लोगों को मिल रहा है। तो अब इसलिए इसका नाम भी बहू के नाम पे ही होना चाहिए। रामदीन चाचा की बातों से गांव के लोग भी सहमत थे और फिर उसके बिजनेस का नाम निशा ऑर्गेनिक फूड रखा जाता है और उस दिन से ही गांव के लोग निशा को बिजनेसमैन बहू कहना शुरू कर देते हैं। ये कंपनी हम सबकी है, पूरे गांव की है और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ पे सब बराबर है। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही प्रॉफिट होगा। यही हमारी कंपनी का सिद्धांत होगा।
धीरे धीरे निशा ऑर्गेनिक फूड गुड़ के अलावा और भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है और कुछ सालों में निशा ऑर्गेनिक फूड पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन जाती है। निशा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे अपने परिवार ने हमें ठुकरा दिया था और इस गांव के लोगों ने हमें सहारा दिया, हमें अपनाया। इसलिए तो ये पूरा गांव ही हमारा परिवार है जी। और तुम हो हम सब के लिए बिजनेसमैन बहू। बिजनेसमैन नहीं जी, बिजनेस वुमेन। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।